Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में MRT1 इस पेपर का डिस्कशन हम कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड है. 10 liter of a non-linear polyatomic ideal gas at 127 degree centigrade and 2 atm pressure is suddenly released to 1 atm pressure and the gas expanded adiabatically against a constant external pressure. अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. इसका मतलब इरिवर्सिबल थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक है, ये आपको दे रखा है और गैस एक्सपैंड हो रहा है. फाइनल टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस रेस्पेक्टिवली आर. इस पर्टिकुलर थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस में जो गैस का फाइनल टेम्परेचर है और फाइनल वॉल्यूम है ये हमें पता लगाना है. प्रोसेस अपने पास कौन सा है? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो, इन दोनों में फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. सिचुएशन हमें क्या दे रखा है? 10 लीटर गैस है, प्रेशर आपको दे रखा है 2 atm, टेम्परेचर दे रखा है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 400 केल्विन हो गया. नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है, गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 या CV का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा 6/2R विच इज व्हाट 3R. यहां से इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाना है और फाइनली अपने पास प्रेशर कितना हो गया 1 atm. T फाइनल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. T फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद V फाइनल की जो वैल्यू है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. एडियाबैटिक प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप ये फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, PV रेज़ टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए होता है. ये फार्मूला अप्लाई करके अगर आप T फाइनल का आंसर निकालोगे तो वो गलत होगा. इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में आपको क्या अप्रोच लगाना है? एक ही अप्रोच हो सकता है बेसिकली. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आप अप्लाई करो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. डेल्टा U का वैल्यू कितना है NCV/dt और Q का वैल्यू अपने पास कितना होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में 0. वर्क अपने पास कितना हो जाएगा -P एक्सटर्नल डॉट dV और P एक्सटर्नल का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, फाइनल प्रेशर के इक्वली आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में. तो कितना हो सकता है ये N इंटू CV अपने पास कितना 3R, dt अपने पास कितना हो जाएगा T फाइनल -400 केल्विन और P एक्सटर्नल का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 1 atm. dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा V, वैल्यू आपको कहां से कहां तक लेके जाना है, मतलब कि लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है, V1 से लेके V2 तक. V2 अपने पास फाइनल वॉल्यूम हो सकता है और T2 आप फाइनल टेम्परेचर लिख दो. तो V2 माइनस V1. अब V2 माइनस V1, V1 आपको दे रखा है 10 लीटर, V2 आपको नहीं दे रखा है, तो ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम को आप प्रेशर की टर्म में यहां पे पुट कर दो. N इंटू 3R मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू -1 atm. V2 कितना हो जाएगा बेटा NR T2 डिवाइडेड बाई P2 और V1 अपने पास कितना हो जाएगा NR T1 डिवाइडेड बाई P1. N इंटू 3R मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस 400 विच इज इक्वल टू -1 atm. N और R अपने पास कॉमन आ गया. T2 यही तो आपको पता करना है, P2 अपने पास कितना है 1 atm माइनस T1 अपने पास कितना है 400 केल्विन और P1 अपने पास कितना है 2 atm. तो ATM वगैरह सब कट जाएगा, R सब कुछ कट जाएगा. इस इक्वेशन को आप फाइनली सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व बेसिकली आप ही को करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा. फाइनली मैं आंसर बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में T2 मतलब कि फाइनल टेम्परेचर अपने पास कितना आएगा, फाइनल टेम्परेचर ये आने वाला है 350 केल्विन और 350 केल्विन जब आपने फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया है तो फाइनल वॉल्यूम भी आपको कैलकुलेट करना है. फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए थर्मोडाइनेमिक्स का कोई भी फंडा आपको यूज नहीं करना है, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज कर लो. सिचुएशन 1 में आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं, सिचुएशन 2 में आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं. जो मिसिंग पैरामीटर है दैट इज V फाइनल, वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे. जैसे कि अपने पास वॉल्यूम कितना है 10 लीटर है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, प्रेशर अपने पास कितना है 2 atm है. यहाँ टेम्परेचर कितना आ गया 350 केल्विन आ गया. वॉल्यूम आपको निकालना है और प्रेशर आपके पास कितना है 1 atm है. नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस दोनों जगह सेम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस का क्या फॉर्मूला होता है P1 V1 डिवाइडेड बाई RT1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई RT2.
तो ये 1 वाली सिचुएशन है और 2 वाली सिचुएशन है, दोनों में नंबर ऑफ मोल इक्वल है। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले से हम वी फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वी फाइनल का वैल्यू क्या आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेट आप ही को करना है। 17.5 लीटर दैट विल बी इक्वल टू वी फाइनल विच इज नॉन एज V2। तो पहला जो क्वेश्चन है एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दोनों में फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो उसमें PV रेज़्ड टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशनशिप हम यूज करके फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इस केस में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली यूज करना होगा, तभी जाके आप फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कैलकुलेट एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 2 मोल ऑफ ईच आइडियल गैसेस। दो आइडियल गैसेस है, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये आपको दे रखा है। दोनों के इक्वल मोल है, दो मोल है। तो जो भी अपने पास मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर का कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी बताना है। उसको और क्या बोल सकते हैं, एवरेज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तो फ्री के मार्क्स हो गए बेटा, क्योंकि यहां पे गैसियस मिक्सचर का जो एवरेज हीट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला है वो आपको पता है। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल को हीट कैपेसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, ये अपने पास CV आ जाएगा। एक तरीके से एवरेज आप इसको बोल सकते हो। दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल आपको कितना दे रखा है 2, टोटल मोल अपने पास कितना हो जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। दोनों आइडियल गैस का जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये भी आपको दे रखा है, एक है 3/2R और एक आपको दे रखा है 5/2R। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 8/4 2R हो जाएगा। दैट विल बी द एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। PV कर्व आपको दे रखा है और प्लॉट A प्लॉट B शुड करस्पॉन्ड रेस्पेक्टिवली। PV कर्व आपको दे रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV कर्व दे रखा है गैस A और गैस B का। आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों कर्व में से गैस A कौन सा हो सकता है, गैस B कौन सा हो सकता है। ऑप्शंस अपने पास क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन, और हीलियम और हाइड्रोजन को ही एक्सचेंज करके इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस में बना रखा है। तो ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब आपको PV कर्व दिया जाता है तो उस PV कर्व की स्लोप से आप कंपैरिजन करके फाइंड आउट करते हो कि कौन सा गैस कौन से कर्व को बिलोंग करता है। ऐसा कुछ दे रखा है आपको A और B। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, A गैस कौन सा हो सकता है, B गैस कौन सा हो सकता है। ऑप्शन अपने पास है हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन और Cl2 गैस। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। PV कर्व है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P × V रेज़्ड टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशनशिप होता है। इसी रिलेशनशिप को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, इसका स्लोप कितना होगा PV कर्व का dP/dV विच विल बी इक्वल टू माइनस गामा इंटू P/V। डेरिवेशन आप खुद कर लेना। स्लोप कितना आएगा अपने पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, dP/dV दैट इज इक्वल टू माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई P/V। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्लोप का कंपैरिजन करोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे P/V का वैल्यू तो आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। गामा का वैल्यू अगर ज्यादा आएगा तो जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है ये वैल्यू आपके पास किसके लिए ज्यादा है, स्लोप A और B में से अपने पास B का जो स्लोप है ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू A, और B का जब अपने पास स्लोप ज्यादा है तो इसी के लिए अपने पास गामा का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हीलियम और हाइड्रोजन है। हीलियम अपने पास मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए गामा का रेशियो कितना होता है 5/3। डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है बेटा 7/5। तो गामा का रेशियो मोनो एटॉमिक के लिए ज्यादा होता है। B का स्लोप ज्यादा है तो उसकी गामा की वैल्यू ज्यादा होगी। गामा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ये अपने पास हीलियम गैस होना चाहिए, ये हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2। गैस A इज हाइड्रोजन गैस एंड गैस B इज हीलियम गैस। लेकिन आपको केवल इतना यूज करना था कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो PV कर्व होता है
ये पीवी कर्व के लिए रिलेशनशिप क्या होता है, P इंटू वी रेज़ टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस पीवी कर्व का स्लोप आप कितना कैलकुलेट करते हो, dp बाई डी दैट इज इक्वल टू माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई p बाई वी। तो सेम p बाई वी वैल्यू के लिए, सेम पॉइंट के लिए स्लोप आपके पास किसका ज्यादा आ गया, b का स्लोप अगर ज्यादा है तो b के लिए गामा की वैल्यू ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 अगेन थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड ही यही है। गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ वेरिएबल प्रेशर गिवन बाय P इक्वल टू 20 बाई वी। P इज इन एटीएम और वॉल्यूम अपने पास लीटर में है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू फ्रॉम 1 लीटर द गैस 1 लीटर टू 10 लीटर gas undergoes a change in internal energy of 400 joule. How much heat is absorbed in the gas during expansion? एक्सपेंशन का प्रोसेस आपको दे रखा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको दे रखा है, हीट आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जितने भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दे रखी है और जो आपको कैलकुलेट करना है, ये सारी टर्मिनोलॉजी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस वैल्यू इज गिवन एज 400 जूल, दिस शुड बी कैलकुलेटेड। और ये भी आपको पता नहीं है तो सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ वेरिएबल प्रेशर गिवन बाय P इक्वल टू 20 बाई वी। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस अपने पास, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल डॉट डी वी। रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर होता है। P इंटरनल अपने पास क्या होता है, P ऑफ गैस, और प्रेशर ऑफ द गैस आपको कितना दे रखा है, 20 बाई वी। इंटीग्रेट करना है वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 लीटर तक। प्रेशर आपको किस में दे रखा है, एटीएम में, तो कितना हो जाएगा, -20। ये हो जाएगा ln v, और 1 से लेके अगर आप 10 तक इसकी लिमिट पुट करोगे तो ln 10 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। ये ln 10 का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 2.303 log 10 अपने पास कितना होता है, 1। ये आंसर अपने पास किस में आएगा, एटीएम लीटर में 101.325। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। वर्क का वैल्यू आपको पता है, इंटरनल एनर्जी चेंज आपको पता है, तो हीट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैलकुलेट करना है और ये आंसर अपने पास आएगा 5065.8 जूल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कैलकुलेट वर्क डन इन जूल व्हेन 4.5 ग्राम ऑफ H2O2 रिएक्ट्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटीएम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है और केमिकल रिएक्शन में वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें आपको रिवाइज करवा रखी है। केमिकल रिएक्शन में वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, तो केमिकल रिएक्शन में वर्क डन कितना होगा, अगेन जो जनरल फॉर्मूला आपके पास है वर्क डन का वही आपको अप्लाई करना है और उसी फॉर्मूले से कंप्लीटली डिराइव करना है कि केमिकल रिएक्शन में वर्क डन कितना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, H2O2 है, लिक्विड है बेटा, डीकंपोज हो रहा है ये, तो क्या बन गया, 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। ये बैलेंस है। लेट अस से कि कंटेनर में ऐसा हो रहा है, ओपन कंटेनर है, यहां पर एक्सटर्नली आपके पास प्रेशर कितना लग रहा है, 1 एटीएम, ये फिक्स करके आपको दे रखा है। एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स है, मतलब कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। यहां से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, इसका मतलब कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा। जितना भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में जो लिक्विड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, नेग्लिजिबल। वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डॉट डी वी। कॉन्स्टेंट प्रेशर आपके पास -1 एटीएम इंटीग्रेशन के बाहर है, dV का इंटीग्रेशन अपने पास कितना हो जाएगा, V। वॉल्यूम का जो लिमिट है V2 और V1 आपको पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, V2 - V1। दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज, बेसिकली इसको क्या बोल देंगे, डेल्टा V। अब एक बार बताओ, इस केमिकल रिएक्शन को आप ऑब्जर्व कर लो और इससे आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा V एक्चुअली में क्या है। इनिशियली अपने पास क्या प्रेजेंट था, H2O2 लिक्विड, फाइनली अपने पास क्या प्रेजेंट है, H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जब हम करेंगे तो इसमें केवल अपने पास वॉल्यूम चेंज किसकी वजह से आएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस की वजह से, क्योंकि बाकी लिक्विड का जो वॉल्यूम है गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो जितना भी वॉल्यूम चेंज है वो किसकी वजह से आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस की वजह से। तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस को अगर आप 1 एटीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में टोटल वर्क डन अपने पास आ जाएगा। ये आपको 4.5 ग्राम दे रखा है, इससे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना,
यहाँ से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, ऑक्सीजन गैस का नंबर ऑफ मोल। ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल आपको पता चल गए, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा। वॉल्यूम को 1 एटीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीएम लीटर में वर्क डन आ जाएगा। एटीएम लीटर में वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद 101.325 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही वर्क डन अपने पास किस में आ गया, जूल में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ये भी आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, 1.63 इंटू 10⁻²2 जूल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। A perfect gas undergoes a reversible adiabatic expansion। परफेक्ट गैस का मतलब क्या हो गया, आइडियल गैस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन आपको दे रखा है। फ्रॉम 300 Kelvin to 200 from 300 Kelvin and 200 atm to 90 Kelvin and 10 atm find the atomicity of gas। तो एटोमिसिटी ऑफ गैस आपको फाइंड आउट करना है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल सिचुएशन आपको दे रखी है, और ये सिचुएशन बेसिकली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का जो एक स्पेसिफिक रिलेशन आता है उस रिलेशनशिप को वैलिड करना चाहिए। रिलेशनशिप अपने पास क्या होता है, पीवी रेस्ट टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। रिवर्सिबल एडियाबैटिक पी इंटू वी रेस्ट टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनिशियल सिचुएशन दे रखा है, फाइनल सिचुएशन दे रखा है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, उससे अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, गामा की। और गामा की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप ये पता कर सकते हैं कि जो भी अपने पास आइडियल गैस है ये मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है, पता करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो पैरामीटर्स दे रखे हैं वो टेम्परेचर है और प्रेशर है। तो प्रेशर और टेम्परेचर में इस इक्वेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ प्रेशर तो है, वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 90 केल्विन है, 10 एटीएम है, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होता है, ये तो हर जगह वैलिड है। वॉल्यूम की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, एनआरटी डिवाइडेड बाई पी। तो पी इंटू एनआरटी डिवाइडेड बाई पी रेस्ट टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन रेस्ट टू पावर गामा आर रेस्ट टू पावर गामा कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट दैट इज अगेन अ कॉन्स्टेंट। और ये कितना हो गया, P इंटू 1 माइनस गामा इंटू टी, गामा दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेट अस से कि दिस कॉन्स्टेंट इज C। तो यहां से आप एक सिचुएशन क्या बना सकते हो, ऐसा करते हैं कि T इंटू P इंटू रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आप ले लोगे तो अगर ये नए कॉन्स्टेंट में चेंज हो जाएगा। लेट अस से कि दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड C डैश। अब इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। 300 केल्विन इंटू 200 एटीएम 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा दैट इज इक्वल टू 90 केल्विन और 10 रेज़्ड टू पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने में यहाँ बहुत मेहनत लगने वाली है आपको। सॉल्व करने के बाद आपको गामा की वैल्यू पता चलेगी, और गामा की वैल्यू के अकॉर्डिंग एटोमिसिटी ऑफ आइडियल गैस ये हम बता सकते हैं। चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 21 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा 90 डिवाइडेड बाई 30 300 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा बेटा। क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं इसका। तो इसका लॉग लेंगे तो लॉग 0.3 है बेटा ये। इसका लॉग लेंगे तो 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई लॉग 20 हो गया ये। 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा लॉग 20 कितना हो जाएगा, लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -1 लिख सकते हैं। 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा लॉग 2 प्लस लॉग 10 हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग 2 कितना होता है, 0.3 होता है, दैट इज इक्वल टू लॉग 3 कितना होता है, 0.4771 होता है, तो 0.48 कंसिडर कर लेते हैं। लॉग 10 रेज़्ड टू पावर -1 या मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस आ जाएगा, -1। ये कितना हो गया बेटा, हाँ सही है ये, सॉरी -1 हो गया ना, तो -0.52 हो जाएगा ये, और ये 1.3 हो गया। 13 इंटू 4 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा विच इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 0.52, माइनस में है ये,
-0.4 आएगा। ऐसा करता हूँ कि इसको गामा -1 कर लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अभी। अब गामा की वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा दैट विल बी इक्वल टू 0.4। यस 0.4 ही होना चाहिए ये। तो 0.4 गामा दैट इज इक्वल टू गामा -1, ये कितना हो जाएगा 0.6 गामा दैट इज इक्वल टू 1। तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/0.6, तो ये कितना हो जाएगा 10/6 विच इज इक्वल टू व्हाट 5/3। और 5/3 गामा अपने पास किसके लिए होता है? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैस है तो एटोमिसिटी कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बस कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो कौन सा रिलेशनशिप आपको यूज करना है? P इंटू वी रेज़ टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जो भी पैरामीटर्स अपन को दे रखे हैं सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में, इन पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करने के बाद गामा की वैल्यू आपको पता चली, और गामा का जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपने पता कर लिया कि ये जो गामा का अपने पास रेशियो होता है ये कौन सी गैस के लिए वैलिड होता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन? तो ये तो बहुत ही ईजी है। टोटल 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है, n, l, m और s का वैल्यू आपको दे रखा है। अब किसी भी पर्टिकुलर n की वैल्यू के लिए l की कौन सी वैल्यूज परमिसिबल होती है, l की वैल्यूज के लिए m का कौन सा वैल्यूज परमिसिबल होता है, ये सब आपको पता है। तो सीधा मैं आंसर बता रहा हूं। बताइए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी शेल में प्रेजेंट है तो शेल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? n वैल्यू से। तो इसमें कितनी सब शेल हो सकती है? 0 to n-1। और हर किसी सब शेल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की वैल्यू आप किससे इंडिकेट करते हो? स्मॉल m से। और किसी भी सब शेल में, शेल के अंदर अपने पास क्या होता है? सब शेल। और किसी भी सब शेल में कौन कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसके लिए m का वैल्यू क्या आता है? -l to +l आता है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा? सीधा ही ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें n की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 3, l का वैल्यू कितना दे रखा है? 2, m का जो वैल्यू है ये आपको कितना दे रखा है? -3, और ms स्पिन क्वांटम नंबर आपको दे रखा है +12। स्पिन क्वांटम नंबर +12 या -12 कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड शेल की बात है बेटा, ये थर्ड शेल की बात है। थर्ड शेल के अपने पास l = 2 परमिटेड वैल्यू है, l = 0 to 3 - 1, l = 0 to 2 हो सकता है। 3 अपने पास कहाँ से है? n से। तो यहाँ पे कौन कौन सी सब शेल की वैल्यू परमिटेड है? 0, 1, 2। 0 वाली शेल को क्या बोलते हैं? s, p, 1 वाले को हम बोलते हैं, और 2 वाले को क्या बोलते हैं? d। और सबको पता है कि थर्ड शेल के अंदर 3s, 3p और 3d तीनों सब शेल प्रेजेंट होती है। और इन सब शेल पे अपने पास क्या प्रेजेंट होंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए m = कितना आना चाहिए? -3, कभी नहीं आ सकता। इस शेल के लिए ऑर्बिटल का वैल्यू कितना आएगा? 0। इस सब शेल के लिए, सॉरी सब शेल की बात कर रहा हूं मैं, l = 1 सब शेल के लिए m = कितना वैल्यू आ सकता है? -1, 0, +1 आ सकता है। और l = 2 d सब शेल के लिए m = कितना आ सकता है? -2 to +2। तो -2 आ सकता है, +2 आ सकता है, +1 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन -3 कभी भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 ऐसा है जहां पे जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन एटम in ground state is excited by a monochromatic radiation of wavelength lambda angstrom। हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ दे रखा है? ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट में इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर कुछ रेडिएशन इंसिडेंट होता है, तो रेडिएशन से बेसिकली इसको एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, n = 0, सॉरी n = 0 थोड़ी होता है, n = 1 में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, आपने इसको एनर्जी सप्लाई किया। एनर्जी सप्लाई करने से लेट अस से कि n = n पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अब क्या है? और एनर्जी सप्लाई किससे कर रहे हैं? लैम्डा एंगस्ट्रॉम से। इसका मतलब कि जो भी अपने पास फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। तो कितनी एनर्जी आप यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी कैरियर कौन होता है? फोटोन। एक फोटोन का कितना एनर्जी होता है? hc/λ। इतनी एनर्जी आपने सप्लाई कर दिया। इतनी एनर्जी सप्लाई करने से ग्राउंड स्टेट में जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लेट अस से कि n = n पे ये चला गया। अब क्या है? रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 डिफरेंट लाइन। व्हाट इज द वेवलेंथ वैल्यू
लैम्डा। अब ये जब n इक्वल टू n पे इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइट होने के बाद, और एक्साइट होने के बाद जब आप इसने इसी तरीके से छोड़ दिया डी एक्साइट होने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन वापस से ऊपर से डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट तक आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट तक आता है तो टोटल 15 डिफरेंट लाइंस यहाँ से बन सकती है। तो आपको पहले यही पता करना पड़ेगा कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट तक ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पहले स्टेप में एक्साइट हुआ था। तो जिस भी एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंचेगा, उसके बाद जब डी एक्साइट होगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम में टोटल 15 लाइंस आ रही है। टोटल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15 लाइन। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 6, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, तो डेल्टा एन का वैल्यू आ जाएगा 5। n2 माइनस ग्राउंड स्टेट होता है 1 विच इज इक्वल टू 5, n2 n इक्वल टू 6 या n2 इक्वल टू 6 पे ये पहुंच गया था। तो इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 6 तक आपने पहुंचाया होगा, तभी n इक्वल टू 6 से जब वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम में टोटल 15 लाइंस ऑब्जर्व हो सकती है। 1 से 6 तक पहुंचाने के लिए आपको कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो आपने कहाँ से दिया, इसको फोटोन से दिया। तो बताइए फोटोन से आप कितना एनर्जी दे सकते हो, hc बाई लैम्डा, और कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा 1 से 6 तक पहुंचाने के लिए, E6 माइनस E1। यहाँ से आंसर निकाल लो, लैम्डा का सेम आंसर आएगा। और आप कैसे निकाल सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन अपने पास हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होता है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो कितना होता है, 1 अपॉन लैम्डा इंटू आर एच इंटू जेड स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर, 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी इमिट होता है, और जिस भी पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ से इमिट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में आप वेवलेंथ इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट तक अगर इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उसके रेस्पेक्ट में वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन अपने पास डी एक्साइट हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस का जो वैल्यू है वो तो सेम है, बस एक केस में क्या होगा, एनर्जी इमिट होगा, और एक केस में क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो दोनों केसेस में जो अपने पास वेवलेंथ हो सकता है वो वेवलेंथ की वैल्यू सेम आएगी। तो आप चाहे यहाँ से कैलकुलेट करो चाहे यहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर लो, आंसर आपके पास लैम्डा का आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको ही करनी है, और इस केस में अपने पास लैम्डा कितना आएगा, 937.3 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। Which of the following statement are consistent with Bohr theory of an atom and no other theory? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टोटल 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको पता करना है कि बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ अ डेफिनेट फ्रिक्वेंसी। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बोहर ने क्या बोला है कि न्यूक्लियस के आसपास किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और इस स्पेसिफिक ऑर्बिट में जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इस ऑर्बिट को आप क्या बोलते हो, स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है ये कांस्टेंट होता है, ना तो ये एनर्जी इमिट करता है ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड आ जाओ, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है। n इक्वल टू 1 के लिए आप एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करो बोहर फॉर्मूले से, n इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करो, n इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करो। तो n इक्वल टू 1 में जो टोटल एनर्जी का वैल्यू आएगा दैट विल बी लोएस्ट। इसके बाद जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और स्टेटमेंट नंबर 3 अपने पास क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम k शेल टू m शेल by emitting radiation of a definite frequency, k shell to m shell। तो k होता है, l होता है, m है, o इस तरीके से होता है। k shell मतलब n इक्वल टू 1 लोअर, और k shell से कहाँ पे जाना है अपने को, m shell मतलब कि हायर जाना है। तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में आपको जाना है, तो एनर्जी यहाँ पे इमिट नहीं होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। किसी पर्टिकुलर डेफिनेट फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ का जो फोटोन है वो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। एनर्जी प्रोवाइड करवाने के बाद के शेल से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एम शेल तक जा सकता है अगर आपने सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करवा दिया। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एनर्जी इमिट नहीं कर सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोहर मॉडल की बात है।
If in Bohr model for uni-electronic atom, time period of a revolution is represented by T and Z, when N represents shell number and Z represents atomic number, then what will be the value of T12 and T21? तो T and Z आपको दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है. विद इन 10 to 15 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा और ये सारे मार्क्स फ्री के ही हैं एक तरीके से. क्वेश्चन नंबर 10, T and Z ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इंडिकेट कर रहा है. तो आपको T क्या निकालना है, T12 और T21 की वैल्यू आपको निकालनी है. टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z². रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, बोहर मॉडल में ये रिलेशनशिप आता है. तो T12 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अपने पास n का वैल्यू है, ये z का वैल्यू है, इसी तरीके से इंडिकेट किया हुआ है. तो 1³ डिवाइडेड बाय z 2², और T21 विल बी प्रोपोर्शनल टू 2³ डिवाइडेड बाय z अपने पास 1 है तो 1². तो T12 डिवाइडेड बाय T21, इन दोनों का रेशियो लोगे तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये 8 हो गया तो कितना आ जाएगा, 1:32. कौन सा ऑप्शन है ये 1:32 में? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया. टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है बोहर मॉडल में वो पता होना चाहिए. किसके प्रोपोर्शनल आता है, टाइम पीरियड n³ डिवाइडेड बाई z² के. केवल इतना पता होता, क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, i.e. v1, v2 और v3. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इनकी वेलोसिटीज का रेशियो आपको बताना है. कितना इजी क्वेश्चन है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z/n. तो वेलोसिटी अपने पास किसके प्रोपोर्शनल है, z/n. सेम एटॉमिक नंबर है तो z तो आप छोड़ो, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1 ऑर्बिट नंबर के. तो ऑर्बिट नंबर आपको क्या दे रखा है, 1 2 3. तो वेलोसिटीज का रेशियो अपने पास कितना आएगा, हर किसी की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ऑर्बिट नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये कितना आएगा बेटा, 1/1, 1/2, 1/3. ये करेक्ट आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ. अ सर्टेन डाई एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ लैम्डा 400 नैनोमीटर एंड देन फ्लोरेसेंस, मतलब कि इमिट करता है लाइट को. कोई डाई पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद इमिट कर रहा है. जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो आपको कितना दे रखा है, 400 नैनोमीटर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 400 नैनोमीटर से तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इमिट किससे कर रहा है. एंड फ्लोरेसेंस लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर की लाइट यहाँ से इमिट हो रहा है. अज्यूमिंग दैट अंडर गिवन कंडीशन 40% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज रीमिटेड एट फ्लोरेसेंस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द क्वांटा absorbed to number of quanta emitted out. ठीक है, absorbed divided by emitted out, नंबर ऑफ क्वांटा का ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है. 500 नैनोमीटर से ये एनर्जी इमिट कर रहा है. लेट अस से कि n1 क्वांटा इसने एब्जॉर्ब किया तो n2 क्वांटा इसने इमिट कर दिया, और जितना भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया उसका केवल 40% एज अ फ्लोरेसेंस ये इमिट कर सकता है. तो बताइए, एक अपने पास जो क्वांटा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, hc/λ, और आपने अज्यूम कर लिया कि n1 क्वांटा ये एब्जॉर्ब कर रहा है. तो टोटल एनर्जी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटा. तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटा अपने पास कितना, n1, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा इज hc/λ. दिस इज द टोटल एनर्जी दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, और इसका जो 40% है वो आप इमिट करोगे. इमिट किसके फॉर्म में करोगे, अगेन क्वांटा की फॉर्म में. एक क्वांटा का एनर्जी आपने कितना दे रखा है, hc डिवाइडेड बाय 500 नैनोमीटर, और लेट अस से कि n2 क्वांटा आर इमिटेड. तो ये टोटल एनर्जी इमिटेड हो गया, विच विल बी 40% ऑफ द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. सब कैंसिल आउट होगा बेटा. ये 4 से 4 गया, 10 5, तो n1/n2, 10/5, ये रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1. बाकी सब कैंसिल आउट हो गया.
तो नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एनर्जी ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। एनर्जी ऑफ सेपरेशन आप किसको बोलते हो? नाम में लिखा है एनर्जी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो बोहर एटम में इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रॉन जिस भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, अगर आप इसको एटम का जो सिस्टम है इससे बाहर निकालना चाहते हो तो n इक्वल टू इनफाइनाइट पर पहुंचाना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ सेपरेशन को आप क्या बोल सकते हो? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन टू जंप टू n इक्वल टू इनफाइनाइट। n इक्वल टू इनफाइनाइट तक जंप करवाने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत है दैट विल बी कॉल्ड एनर्जी ऑफ सेपरेशन। और किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जो लिथियम 2+ में है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑफ सेपरेशन आपको दे रखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में बैठा हुआ है, n इक्वल टू 2 में बैठा हुआ है, n इक्वल टू 3 में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है ये आपको नहीं दे रखा है। जहां पे भी ये बैठा हुआ है उसके लिए एनर्जी ऑफ सेपरेशन आपको दे रखा है। और लिथियम 2+ बोहर एटम आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम नहीं है। लेट अस से कि n इक्वल टू n में बैठा हुआ है और इसको कहाँ पहुंचाना? n इक्वल टू इनफाइनाइट में। कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा? E इनफाइनाइट माइनस En विच इज गिवन एज एनर्जी ऑफ सेपरेशन 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इनफाइनाइट बेटा कितना होता है? 0 होता है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर लिथियम 2+, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। लेट अस से कि n इक्वल टू n में ये बैठा हुआ था, तो ये जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है दिस इज गिवन एज 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करोगे तो n इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा अपने पास? 2 ही आएगा। 9 इंटू 13, ठीक है, 110 के करीब आ रहा है, 120 के करीब आ रहा है। उसमें 30 का डिवाइड करोगे तो 4 के करीब आएगा, तो n स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 आएगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 2। लिथियम 2+ एटम में n इक्वल टू 2, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आगे क्या पूछा है? फाइंड आउट नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट। तो अब आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यूज करना है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि बोहर एटम में इलेक्ट्रॉन जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है, लेट अस से कि n इक्वल टू 5 में प्रेजेंट है, तो एक रेवोल्यूशन जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है तो उसमें कितनी वेवलेंथ आएंगी? टोटल 5। n इक्वल टू 6 में अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना वेवलेंथ लगेगा? 6। n इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है तो कितना वेवलेंथ लगेगा? 2। तो आंसर अपने पास कितना आ गया? फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स। तो 2 नंबर ऑफ वेव्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ n इक्वल टू 2 ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.5 नॉर्मल एंड 0.6 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इन अ रेशियो ऑफ 2:1 बाय वॉल्यूम। तो दो सिंपल सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इनकी नॉर्मेलिटी दे रखी है, इनका वॉल्यूम का रेशियो आपको दे रखा है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, इस फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 0.45 नॉर्मल सॉल्यूशन है NaOH। तो NaOH तो यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्यूट। सॉल्वेट कौन हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। लेट अस से कि इसका 2 लीटर आपने मिक्स किया, इसका 1 लीटर आपने मिक्स किया, तो वॉल्यूम रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। ये 0.6 नॉर्मल है और NaOH का सॉल्यूशन है। दोनों को मिक्स करने से एक फाइनल सॉल्यूशन बन गया। V फाइनल अपने पास कितना हो जाएगा? 3 लीटर। और N फाइनल, नॉर्मेलिटी फाइनल आपको बताता है। तो बताइए नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होगा अपने पास? N फाइनल ऐसे लिख दो। नॉर्मेलिटी फाइनल विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइनल डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर। केवल आपको फाइनल वर्ड यूज करना है, बाकी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है। फाइनली सॉल्यूशन में अपने पास NaOH के कितने इक्विवेलेंट्स है? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम को नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको पता चल जाएगी। फर्स्ट सॉल्यूशन से भी आपको NaOH मिल रहा है, सेकंड सॉल्यूशन से भी आपको NaOH मिल रहा है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन से कितना NaOH मिला? 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 2, इतने इक्विवेलेंट्स NaOH के आपको मिल गए। सेकंड सॉल्यूशन से आपको कितना मिला? 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 1, इतने इक्विवेलेंट्स आपको सेकंड सॉल्यूशन से मिल गए। तो दोनों सॉल्यूशन से जितने NaOH के इक्विवेलेंट्स मिल रहे हैं, दोनों का सम कर दो, दैट विल बी द फाइनल इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
कितना हो गया 0.9, 0.6, 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा NaOH का, जो फाइनल सॉल्यूशन अपने पास है। तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। 1 ग्राम ऑफ इक्वल नंबर ऑफ लिथियम कार्बोनेट, 1 ग्राम मिक्सचर है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम कार्बोनेट एंड सम मेटल कार्बोनेट इज प्रेजेंट। 1 ग्राम मिक्सचर है जिसमें लिथियम कार्बोनेट भी है, मेटल कार्बोनेट भी है, और दोनों का इक्वल मोल प्रेजेंट है। इक्वल मोल प्रेजेंट है, लेट अस से कि एक का x मोल प्रेजेंट है तो दूसरे का x मोल प्रेजेंट है। इसके x मोल को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, इसका टोटल वेट आएगा। इसके x मोल को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका टोटल वेट आएगा। दोनों का टोटल वेट का अगर आपने सम किया तो टोटल मिक्सचर आपको कितना दे रखा है 1 ग्राम। पहली इक्वेशन तो यहीं से बन गई। इसके बाद आपको क्या गिवन है कि आपने इसका लिथियम कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन करवाया HCl सॉल्यूशन के साथ। तो दिस पर्टिकुलर मिक्सचर रिक्वायर्स 21.6 मिलीलीटर ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अदर मेटल? अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अदर मेटल? तो मिक्सचर एनालिसिस आपको करना है। मिक्सचर का जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसको मोल वाइज अप्रोच कर सकते हो, मास वाइज अप्रोच कर सकते हो। कैसा अप्रोच करना है? 1 ग्राम मिक्सचर है और लिथियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है। किसके साथ रिएक्शन करना है? डाइल्यूट HCl के साथ। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा HCl का, ये आपको दे रखा है। तो इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज करके कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो भी अपने पास अननोन मेटल M है, इस अननोन मेटल M का एटॉमिक वेट पता चल जाएगा। देख लेते हैं। दोनों के इक्वल मोल प्रेजेंट इस मिक्सचर में। लेट अस से कि इसका x मोल है, इसका x मोल है। बताइए इसके x मोल का मास कितना हो जाएगा? 60 + 7 + 7 74x, और इसके x मोल का मास कितना हो जाएगा? 60 + 2m मल्टीप्लाइड बाई x। लेट अस से कि m जो अपने पास मेटल है, इसका एटॉमिक वेट मैंने m ही अज्यूम कर लिया है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा, लिथियम कार्बोनेट का आपको HCl के साथ न्यूट्रलाइजेशन करना है और मेटल कार्बोनेट का HCl के साथ न्यूट्रलाइजेशन करना है। कार्बोनेट अपने पास एक बेसिक सॉल्ट है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। बेसिक सॉल्ट विद रिएक्ट विद एसिड, तो इससे अपने पास क्या बन सकता है? अब यहाँ देखो 2 पॉसिबिलिटी है और इस क्वेश्चन में ये एम्बिग्यूटी है। अगर HCl से ये एक H+ एक्सेप्ट करता है तो कार्बोनेट से क्या बनेगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस LiCl। और अगर ये 2 H+ एक्सेप्ट करता है कंप्लीटली, अगर मान लीजिए कि सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा? कार्बोनेट अपने पास क्या? CO3 2-, दिस विल एक्सेप्ट H+ फ्रॉम एसिड। तो ये एक H+ भी एक्सेप्ट कर सकता है, 2 H+ भी एक्सेप्ट कर सकता है। जब पहला H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? HCO3-, दिस विल बी कॉल्ड फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। और अगर ये मान लीजिए कि 2 H+ एक्सेप्ट करता है तो कंप्लीटली क्या बन जाएगा? CO3 2- + 2 H+, क्या बन जाएगा? H2CO3, और बाकी क्या बन जाएगा? 2 LiCl। तो H2CO3 अगर बन रहा है मतलब सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कंसीडर करना है। और अगर HCO3- बन रहा है तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कंसीडर करना है। क्या बनेगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है, तो स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करो, जहां से आंसर मैच करता है वही आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप की मतलब क्या हो सकता है अपने पास कि CO3 2- एक ही H+ एक्सेप्ट करता है और लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। यहां से अपने पास क्या बन जाएगा? MHCO3 + MCl। x मोल है बेटा, रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इसके 1 मोल के लिए 1 मोल कंज्यूम करता है, इसके 1 मोल के लिए ये भी 1 मोल कंज्यूम करता है। तो अगर इसका x मोल है तो ये कितना कंज्यूम होगा? x मोल। ये भी कितना कंज्यूम होगा? x मोल। न्यूट्रलाइजेशन के बाद लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है। HCl के कितने मोल कंज्यूम हो गए बेटा? 2x मोल। और HCl आपको कितना दे रखा है? 21.6 मिलीलीटर और 0.5 नॉर्मल। HCl एक ही H+ डोनेट कर सकता है, तो HCl का जो एन फैक्टर होता है वो 1 होता है। एन फैक्टर अगर 1 है तो इसकी मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी दोनों सेम ही है। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन बोल लो या 0.5 मोलर सॉल्यूशन बोल लो,
मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl पता चलेंगे। 21.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.5। मिलीलीटर को मैंने लीटर में चेंज कर लिया, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ से HCl के मोल आपको पता चल गए, और HCl के मोल कितने रिक्वायर्ड है, 2x मोल। यहाँ से आपको x पता चलेगा, x पता करने के बाद यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, जिससे कि आपको m पता चलेगा। अब ये सॉल्व कर रखा है, m की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 51 ग्राम। एक ऑप्शन में आपको दे रखा है 51, तो आपका ये आंसर आ गया करेक्ट। अभी रुक जाओ, यहाँ पे आप चाहते तो CO3 2 - 2H+ एक्सेप्ट करके H2CO3 भी बना सकता था, और उस सिचुएशन को भी हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको कोई हिंट नहीं दे रखा है कि आपको HCO3- बनाना है या H2CO3- बनाना है। तो सबसे पहले मैंने HCO3- बनाया, यहाँ से आपने आंसर कैलकुलेट किया m का, तो कितना आ गया, 51 ग्राम। ऑप्शन में दे रखा है, यही करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक बार H2CO3 बना के भी कैलकुलेट करो, तो H2CO3 अगर बनाओगे तो x मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा, ये 2 मोल, सॉरी 1 मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 मोल, तो x मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा, 2x मोल। बैलेंस करना आप, यहाँ पे 2x मोल का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे 2x मोल का रिक्वायरमेंट होगा, टोटल कितना हो गया, 4x मोल। एंड 4x मोल मस्ट बी इक्वल टू 21.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.5। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद m मेटल जो है इसका एटॉमिक मास आएगा, और ये जो एटॉमिक मास आएगा ना, ये आपके पास चारों ऑप्शन में से किसी से भी मैच नहीं करेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, लेकिन वो एम्बिग्यूटी हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं कि जो भी आपके पास ऑप्शन दे रखा है उसमें से करेक्ट आंसर केवल फर्स्ट सिचुएशन से ही आ सकता है। सेकंड सिचुएशन से अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास कितना हो गया, m = 51 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 0.10 मोल्स ऑफ CA5PO4 होल 5F एंड 0.36 मोल of SiO2 and 0.90 मोल ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दे रखा है, इस रिएक्शन में टोटल 3 रिएजेंट है, तीनों रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल आपको दे रखा है, और प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, P4 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कितना मोल आपको मिलेगा। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, केवल इतना आपको याद दिलाना है कि मोल कंसेप्ट में पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो तीनों रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल आपको दे रखे हैं, फाइंड आउट करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है। लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना आता भी है, इसके सामने 4 है प्लस 18 SiO2 प्लस 30 कार्बन विच गिव्स 3P4 प्लस 2 CaF2 प्लस 18 CaSiO3 प्लस 30 CO। ये आपको पता करना है, तीनों गिवन है। ये आपको गिवन है 0.1 मोल, ये गिवन है 0.36 मोल, ये गिवन है 0.90 मोल। तो पता करो सबसे पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट से ही टेट्रा फॉस्फोरस P4 का फॉर्मेशन हमें करना है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए गिवन नंबर ऑफ मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो लोवेस्ट नंबर अपने पास आता है उसी पर्टिकुलर रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कंसिडर करते हैं। तो 0.1/4 हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा 0.025। ठीक है, 0.025। ये कितना हो गया 0.36 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ये 0.90 डिवाइडेड बाई 30 0.03 हो जाएगा, 0.03, 0.02, 0.025 है। ये 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 0.25। ठीक है, ये अपने पास लोएस्ट है, SiO2 लोएस्ट है, तो SiO2 से आपको फॉर्मेशन करना है P4 का। 18 मोल से कितना बनता है 3 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा 3/18, और 3/18 मल्टीप्लाइड बाई SiO2 आपको कितना दे रखा है 0.36 मोल, तो 3/18 मल्टीप्लाइड बाई 0.36, 0.06 मोल ऑफ P4 विल बी फॉर्म्ड। केवल इतना यूटिलाइज करना था कि लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे निकालते हैं। मोल कंसेप्ट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। फॉर्मूला ऑफ एन एसिड HXO2
फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज HXO2। x का वैल्यू क्या है ये आपको नहीं पता, x कौन सा एटम है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे यही पूछा जाएगा कि x जो भी एटम है इसका एटॉमिक मास क्या होगा। मास ऑफ 0.0242 मोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड is 1.657 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ x? देख लो, वही क्वेश्चन पूछा गया है कि HXO2 आपको दे रखा है, x क्या चीज है ये आपको नहीं पता है, तो x एटम का एटॉमिक मास आपसे पूछ लिया। एटॉमिक मास बताने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के जो मोल्स हैं, इन मोल्स का मास आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, 0.0242 मोल्स, इनका मास कितना है 1.657 ग्राम, और HXO2 आपको दे रखा है। मैंने आपको ये बता रखा है कि कभी भी इस तरीके से कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया जाए और इस कंपाउंड में कोई एटम अननोन हो, इस अननोन एटम का एटॉमिक वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, इस गिवन इन्फॉर्मेशन से इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट करो। लेट अस से कि मॉलिक्यूलर वेट आ गया अपने पास 100, तो मॉलिक्यूलर वेट आप किस तरीके से लिख सकते हो, 1 प्लस x का जो भी एटॉमिक वेट है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ से अननोन एलिमेंट x का एटॉमिक वेट आपको पता चल जाएगा। जितने भी गिवन इंफॉर्मेशन है उससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर वेट। इतने मोल का मास इतना है, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। तो ऐसा करता मोल का फॉर्मूला लगा दो, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एन। 1.657 ग्राम 0.0242 मोल का मास है। तो एक मोल का मास, जिसको कि मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आप बोलते हो, कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, और उसके बाद आपको x का जो एटॉमिक मास है ये पता चल जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा 1। x यहाँ पे अपने पास होगा क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना आएगा 35.5। क्वेश्चन नंबर 18, a gaseous mixture of hydrogen gas and CO2 gas contains 66% by mass of CO2, vapor density of the mixture is। मिक्सचर आपको गैसेस का दे रखा है, तो गैसियस मिक्सचर है बेटा, और वेपर डेंसिटी पूछा है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं है, CO2 गैस नहीं है, हाइड्रोजन गैस और CO2 का मिक्सचर है। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना होगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास जब आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, दैट टर्म इज नोन एज वेपर डेंसिटी। एवरेज मॉलिक्यूलर मास में 2 का डिवाइड कर देना, वेपर डेंसिटी पता चल जाएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला याद करो बेटा। गैसियस मिक्सचर के लिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास एक टर्म हम डिफाइन करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, जो भी अपने पास गैसेस हैं, लेट अस से कि 1 गैस है, 2 गैस है, 3 गैस है, 4 गैस, इस तरीके से अपने पास अभी फिलहाल तो 2 ही गैस हैं, तो गैसेस के जितने भी नंबर ऑफ मोल है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, n1 इंटू m1 मल्टीप्लाइड प्लस n2 इंटू m2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। टोटल n1 मोल है जिसका मॉलिक्यूलर मास है m1, तो मोलर मास को अगर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल मास। ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल मास, और नंबर ऑफ मोल प्लस नंबर ऑफ मोल, ये कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल मोल। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, n1 इंटू n1, इसका कितना हो जाएगा n2 इंटू m2, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आंसर आ जाएगा। अब इस मिक्सचर का कंपोजिशन देखो, 66% बाई मास, 66% बाई मास। तो अगर मान लीजिए कि टोटल अपने पास 100 ग्राम मिक्सचर है, तो 100 ग्राम का 66% कितना होता है, 66 ग्राम CO2 है, और रेस्ट 34 ग्राम H2 है। एम एवरेज कितना आएगा बेटा, टोटल मास 66 ग्राम प्लस 34 ग्राम, टोटल मास तो ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो इनके मोल भी आपको निकालने पड़ेंगे। 66 ग्राम में 44, इसके मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करो। 34 ग्राम में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2, इसका डिवाइड करो। 70 मोल 1.5 मोल, टोटल मोल कितना हो गया 18.5 मोल। टोटल मोल का डिवाइड कर दो, एम एवरेज आ जाएगा, और एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर, इसमें 2 का डिवाइड कर दो तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा। सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको बहुत इजी दे रखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, एस्पिरिन हैज अ molecular formula of C9H8O4. How many atoms of oxygen are present in a tablet containing 360 मिलीग्राम? एस्पिरिन का एक टैबलेट दे रखा है, टोटल वेट आपको दे रखा है। अब इस टैबलेट में जो मॉलिक्यूल एस्पिरिन का, इसके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ये आप निकाल सकते हो, और हर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है अगर आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी पता चल जाएगा। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। कंपाउंड आपको दे रखा है, तो जो आपको दे रखा है उस कंपाउंड के बारे में तो आप इंफॉर्मेशन बता सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है कि इस कंपाउंड के अंदर झांको, इस कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। तो 360 मिलीग्राम का एक टैबलेट है, टैबलेट किसका? एस्पिरिन का है। फॉर्मूला इसका क्या है? C9H8O4, C9H8O4। तो इसको C9H8O4 के नंबर ऑफ मोल आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन एटम के मोल आप पता कर लेना, ऑक्सीजन एटम के मोल पता करने के बाद ऑक्सीजन एटम्स पता कर लेना। मोल अगर आपको पता चल गए तो ऑक्सीजन एटम्स आप कैसे लेके आ सकते हो? नंबर ऑफ मोल को 6.023 इंटू 10⁻23 से ही तो मल्टीप्लाई करना होता है। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। 2 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 2 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 6.023। सिमिलरली अगर अपने पास ऑक्सीजन एटम के मोल आपको पता है तो ऑक्सीजन एटम के मतलब ऑक्सीजन एटम टोटल कितने होंगे ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास गिवन कंपाउंड जो है इसके मोल आप निकालो। तो 360 इंटू मिलीग्राम कितना होता है? 10⁻³ ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तभी जाके एस्पिरिन मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 12 इंटू 9 108 प्लस 8 116 प्लस 64 180। 2 इंटू 10⁻³ मोल्स हैं, तो 2 इंटू 10⁻³ मोल्स तो अपने पास एस्पिरिन के हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक एस्पिरिन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन एटम्स के मोल आ गए, और ऑक्सीजन एटम्स के मोल को 6.023 इंटू 10⁻23 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पता चल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज 66 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज 63% HNO3 बाई मास एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर ml। तो HNO3 के सॉल्यूशन में 63% बाई मास अगर HNO3 है तो रेस्ट 37% क्या होगा? वाटर, क्योंकि आप वाटर में ही सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो। और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। How many milliliters of this solutions are required to prepare 250 ml of 1.20 molar HNO3 solution? एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, दूसरे सॉल्यूशन में HNO3 कितना प्रेजेंट है ये आपको पता है, और इतना HNO3 आपको फर्स्ट सॉल्यूशन से लेके आना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन का क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको पता करना होगा। इजी सा क्वेश्चन है। What volume or how many milliliters of this solution? How many milliliters? Let us say कि V मिलीलीटर इस सॉल्यूशन का आपको रिक्वायर्ड है। इस सॉल्यूशन से आपको क्या बनाना है? 250 मिलीलीटर 1.2 मोलर HNO3 का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे अपने पास HNO3 के कितने मोल्स हैं? मोल्स कैसे आते हैं? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। वॉल्यूम अपने पास कितना है? 0.25 लीटर। मोलैरिटी कितना है? 1.25 मोलर। 1/4 इंटू 1.2 0.3 मोल आपको रिक्वायर्ड है। तो वेट ऑफ HNO3 आपको कितना रिक्वायर्ड है? 0.3 इंटू 63 ग्राम। जितना मोल है उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वेट ऑफ HNO3 विच इज रिक्वायर्ड इज दिस मच। अब इतना वेट HNO3 का अपने पास कहाँ से आएगा? इस सॉल्यूशन से। ये सॉल्यूशन आपने कितना अज्यूम कर लिया बेटा? VmL। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी आपको गिवन है, और इस सॉल्यूशन में HNO3 आपको कितना प्रेजेंट है? 63% बाई मास, ये भी गिवन है। तो अब आपको सोचना है कि कितना सॉल्यूशन मिलीलीटर में आपको रिक्वायर्ड होगा। 63% बाई मास है, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मास आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो आप
परसेंटेज बाई मास से मल्टीप्लाई करके HNO3 का टोटल मास कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, VmL मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। लेट अस से कि VmL ऑफ द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, डेंसिटी से आपने मल्टीप्लाई किया तो V इंटू 1.5 ग्राम आ जाएगा। ये ml में ले रखा है, ये पर ml में डेंसिटी है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का जो 63% है दैट इज द मास ऑफ HNO3, और रेस्ट जो मास होगा वो किसका होगा, वाटर का। मास ऑफ HNO3 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज दिस मच एंड मास ऑफ HNO3 विच इज रिक्वायर्ड इज दिस मच। इन दोनों को इक्वलाइज कर दो तो अपने पास V का वैल्यू आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आ जाएगा अपने पास 20 आ जाएगा। और वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में अज्यूम किया था तो वॉल्यूम अपने आप ही 20 ml ये पता लग गया। तो मोल कंसेप्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है इनके ये क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, एक बार रिवीजन की बस आपको जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, थर्मोडायनेमिक्स वापस आ गया। 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, is compressed adiabatically from 10 liter 1 atm 300 Kelvin to final pressure of 2 atm by a constant external pressure of 2 atm। constant external pressure ऐसा बोला हुआ है, इसका मतलब irreversible adiabatic compression है ये। find final volume of the gas, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस हम पता करेंगे। सबसे पहले जब भी आपके पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस आती है या एडियाबैटिक इररिवर्सिबल प्रोसेस आती है तो आप हमेशा फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट कर ली तो उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करके बाकी सारे पैरामीटर्स आपके पास होते हैं। टेम्परेचर होता है, अभी कैलकुलेट किया। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल ये भी आपके पास होंगे ही सही, दे ही रखें। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले आप फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करके फाइनल वॉल्यूम आप बता दोगे। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक में फाइनल टेम्परेचर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लगा के, क्योंकि यहाँ पे P इंटू वी रेज़ टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये नहीं लगा सकते, ये केवल किस में लगा सकते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। तो du इज इक्वल टू कितना होता है, dq प्लस डब्ल्यू। dq की वैल्यू कितनी हो गई, 0 इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। ये कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट dv। वर्क का फॉर्मूला यही होता है। इररिवर्सिबल में जो p एक्सटर्नल की वैल्यू है ये कांस्टेंट ही होती है। dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे, v1 से लेके v2 तक, तो v2 माइनस v1। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है। नंबर ऑफ मोल आपको दे रखा है 1, CV की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 R होता है बेटा, डेल्टा टी, T माइनस फाइनल टेम्परेचर को T एज्यूम कर लिया। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास कितना दे रखा है, 300 केल्विन, दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। फाइनल प्रेशर P एक्सटर्नल होता है, वैसे भी इसने बोल रखा है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 ATM के अगेंस्ट इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो 2 ATM। V2 माइनस V1, V2 कितना होगा, nRT2 डिवाइडेड बाई P2। T2 को आपने T बोल दिया, P2 अपने पास कितना हो जाएगा, 2 ATM। V1 कितना होगा, nRT1 डिवाइडेड बाई P1। T1 300 केल्विन है और P1 अपने पास कितना है, 1 ATM। सबको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से अपने पास T फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। अब फाइनल टेम्परेचर आ गया, फाइनल प्रेशर अपने पास कितना है, 2 ATM। गैस कितना है बेटा, 1 मोल। टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, तो वॉल्यूम फाइनल आप कैलकुलेट कर लोगे nRT बाई P से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगेन इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन दोनों में फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, इसके लिए क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना। बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है, आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, टोटल 4 क्वेश्चन है पीरियोडिक से रिलेटेड। 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एक्स एटम आर 800, 2400, 3600, 25,000, 32,000 ऐसा कुछ दे रखा है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स। तो आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दे रखी है। आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से आप क्या पता कर सकते हो कि इस एलिमेंट एक्स में जो आउटर मोस्ट शेल होती है
मतलब कि जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। फंडा क्या होता है बेटा, सक्सेसिवली जो भी आयोनाइजेशन एनर्जीज आपको दे रखी हैं वो इंक्रीज करती है, सबको पता है ये तो। और कहीं पे अगर एब्रप्ट इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है तो सब क्या लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हो, 800 से 2400, 2400 से 3600, 3600 से सीधा 25,000, यहाँ पे एब्रप्ट इंक्रीमेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3। एक निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, हर बार सक्सेसफुली आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है ये इंक्रीज होती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। थर्ड निकालने के बाद A3+ या X3+, इसने क्या गेन कर लिया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल टाइप होता है या बहुत ही हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करी, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ा, 3600 से सीधा 25,000 इतना देना पड़ा। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये गेन कर लेता है। तो इजीली कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है बेटा, 3। ऑक्साइड बनाना है तो O2- क्या फॉर्मूला हो सकता है, X2O3। और किसकी बात हो सकती है, एल्यूमिनियम की बात हो सकती है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कितना होता है, Al2O3 होता ही, आपको पता भी है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तीनों इलेक्ट्रॉन जब तक आप निकालोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ही एब्रप्ट इंक्रीमेंट होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एल्यूमिनियम 3+ नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। नियॉन इज अ नोबल गैस, और नोबल गैस की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा होती है, ये सब हमें पता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक और आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट। टोटल 4 ऑर्डर्स आपको दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो 3 तो करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। नॉट करेक्ट ये आपसे पूछा है। पहला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, सबको पता है, कोई एक्सेप्शन यहाँ पे है नहीं। फिर आपके पास क्या दे रखा है, रुबिडियम। अब ये तो बहुत इजी है, इसके ऊपर 3+ चार्ज है, इसके ऊपर 2+ चार्ज है और इसके ऊपर +1 चार्ज है। किसी भी एटम के ऊपर कैटाइनिक चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस, नॉट एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसका एटॉमिक रेडियस इन्होंने ज्यादा दे रखा है, मतलब इट मस्ट बी इनकरेक्ट। एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होना चाहिए, Rb+ का, Sr2+ का, और Y3+ का एटॉमिक रेडियस सबसे कम होना चाहिए। कैटाइनिक चार्ज अगर ज्यादा होगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है। वैसे लाई क्या करते हैं, पोटेशियम के नीचे क्या आता है बेटा, रुबिडियम। रुबिडियम से आगे कौन आता है, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम से आगे कौन आता है, वाई, मतलब कि यट्रियम। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, 1। इसके में कितना होगा, 2। इसमें कितना होगा, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये 2 कर सकता है, ये अगर 3 कर सकता है तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसमें से 2 निकाल लिया, उसके आगे वाले में से 3 निकाल लिया। इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इन सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो आयनिक रेडियस है ये आपने पढ़ा हुआ है। कैटाइनिक चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम। एनाइनिक चार्ज अगर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने इंक्रीज कर दिए तो जो आयनिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस आना चाहिए Rb+ का। इन्होंने किसका दे रखा है, यट्रियम 3+ का, ये गलत हो गया। थर्ड पे आ जाओ। Nb और Ta का जो एटॉमिक रेडियस है इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो बिल्कुल सही बात है। ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज एलिमेंट है। डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इधर Nb आता है, इधर Ta आता है। 4D सीरीज के जो एलिमेंट है उनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो 5D सीरीज के एटॉमिक रेडियस के ऑलमोस्ट इक्वल आ जाती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे 3D से ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, 4D का, और ज़्यादा होगा और ज़्यादा ही है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आता। 4D से ज़्यादा किसका होना चाहिए, 5D सीरीज के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है, एक्स्ट्रा शेल का एडिशन होता है। एक्स्ट्रा शेल के एडिशन से एटम की जो साइज है ये बड़ी होगी, तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, ज़्यादा। लेकिन 4D से ज़्यादा 5D का नहीं आ पाता, क्योंकि 5D सीरीज में यहाँ पे कहीं पे 4f ऑर्बिटल को हम फिल करते हैं। 4f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे
पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा और Z इफेक्टिव इंक्रीज होने से एटम श्रिंक हो जाता है। तो जितना साइज में इंक्रीमेंट होता है एग्जैक्टली उतना ही श्रिंक हो जाता है ड्यू टू हायर Z इफेक्टिव, तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। इसीलिए 4D का जो साइज है वो 5D सीरीज के इक्वल आता है और यहाँ पे साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 5D सीरीज का जो साइज है वो 6D सीरीज के इक्वल आता है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F ऑर्बिटल। और इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी सही दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन अपने पास क्या है, लिथियम बेरिलियम बोरोन। ये पीरियड में बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर कितना है 3, 4, 5। लिथियम का साइज ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज हो रहा है, सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप कैलकुलेट करते हो ना, मतलब कि ऑर्डर जब कैलकुलेट करते हो तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में ही मिलते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पीरियड में जाता है, तो यहां पे एक एक्सेप्शन कहां पे आता है, P3 और P4 कॉन्फ़िगरेशन में। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन P3 कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। P3 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसा मत बोल देना कि सर यहाँ पे P5 है तो P3 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फ्लोरीन से भी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है, केवल एक स्टेप जंप करवाना है। तो कार्बन से ज्यादा किसका आएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा किसका आएगा, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा किसका आएगा, फ्लोरीन का। ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें से रिमूव करना चाहते हो, ये आपसे नहीं पूछा है, IE2 का ऑर्डर आपसे पूछा है, तो IE2 में आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो आप यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, F प्लस। ये 2p4 होता है तो ये हो गया 2p3, ये हो गया 2p4। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करवा रहा हूं मैं। और जो 2p3 है या P3 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी P4 कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा होगी, तो इसको एक स्टेप आगे जंप करवा दो। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस विल बी इन द ऑर्डर। टोटल 4 स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको दे रखे हैं और जैसे ही ये आयंस में यहां पे लिखूंगा आपको पता चल जाएगा कि यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज करना है। इन आयंस में अपने पास एटम्स क्या दे रखे हैं, SN, PB, बिस्मथ। तो SN, PB, बिस्मथ में आपको क्या पता लग जाता है कि ये P ब्लॉक में सबसे नीचे वाला एलिमेंट है और P ब्लॉक में जितना ज़्यादा नीचे जाते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक फिनोमेना आपको पता है। तो जो अपने पास 6 पीरियड में एलिमेंट होते हैं, 7th पीरियड की मैं बात नहीं करता क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। P ब्लॉक में सबसे नीचे वाले एलिमेंट मतलब कि 6 पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये अगर आपको पता है तो अगला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। SN2+ है और PB2+ है। अगला क्या है, SN4+ है, PB4+ है, Bi3+ है, Bi5+ है और PB2+ है, PB4+ है। ग्रेटर लेस, चेक कर लेता हूं कि इनमें से कौन सा जो आयन है +2 या +4 या +3 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो सकता है। बोरोन वाली लाइन से तो कोई है नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन वाली लाइन से है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN/Pb 6 पीरियड का एकदम लास्ट एलिमेंट है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी होता है और Bi बिस्मथ होता है। +4 ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर स्टेबल होता है ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे नीचे जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होता जाता है। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल कब हो जाती है, केवल लास्ट एलिमेंट्स के लिए। तो PB2+ इज एक्चुअली मोर स्टेबल देन PB4+। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे +5 होता है और +3 होता है। नीचे जाते जाओगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल किसके लिए होगा? केवल Bi एलिमेंट के लिए। बाकी सबके लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लेकिन नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से ज्यादा कब हो जाएगा? केवल लास्ट एलिमेंट के लिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट, Sn2+ से ज्यादा स्टेबल है Pb2+। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है नीचे की तरफ बढ़ती है, तो Sn2+ से ज्यादा स्टेबल आएगा Pb2+। Sn4+ ज्यादा स्टेबल है Pb4+ से। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, तो 4+ हायर है तो उसमें Sn4+ ज्यादा स्टेबल होगा Pb4+ के कंपैरिजन में। और Bi3+ और Bi5+ सेम एलिमेंट के लिए लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरिजन किया है, तो यूजुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है और इन दोनों एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। तो Bi के केस में +3 शुड बी मोर स्टेबल देन +5, करेक्ट है। Pb के केस में +2 शुड बी मोर स्टेबल देन +4। इन दोनों के केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी से ज्यादा होता है। तो इसके चार ऑप्शन आपको करेक्ट दे रखे हैं, तो यही अपना आंसर हो गया। MRT1 का जो कंप्लीट डिस्कशन है ये हमने कर लिया। थर्मोडाइनमिक्स के अलावा मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक और एटॉमिक, इन 4 चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। रिवीजन अगर आपने अच्छे से किया होगा, क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस ठीक ठाक आपकी होगी और फॉर्मूले अगर आपको पता होते, तो इस क्वेश्चन पेपर में यूँ मान लो कि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे, फुल मार्क्स ला सकते थे, ठीक है। तो आगे आने वाले पेपर्स में भी आपको इसी तरीके से अपना मोमेंटम बना के रखना है। रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम बहुत अच्छे से आपको दे के आना है।